हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लूटस आईएएस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि एक राष्ट्र की बात की जाए, नेशन की बात की जाए, तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी जिसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। यूरोप में सामंतवाद का पतन हुआ और 15वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में राष्ट्रवाद जो है उसका धीरे धीरे विकास हुआ। तो एक तरफ तो सामंतवाद का पतन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रवाद का विकास हुआ। और वही राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ जिसका हम कालक्रम पढ़ते हैं 15वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक। तो इस राष्ट्रवाद के पैदा होने में कौन से महत्वपूर्ण कारक योगदान रहे, किनका महत्वपूर्ण जो है योगदान रहा। तो इस राष्ट्रवाद के विकास में जो महत्वपूर्ण कारक जिम्मेदार रहे उसमें पुनर्जागरण, प्रबोधन, उसमें जो है सामंतवाद का पतन, उसमें जो है नेपोलियन का एक महानायक, एक सेना नायक के रूप में उभरना, उसमें जो है राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं के खिलाफ अनियमितताएं और अनेक प्रकार की विसंगतियां सामने आना, उसमें आर्थिक विषमताओं का सामने आना, नई वैश्विक खोजों ने कहीं ना कहीं इस पूरे क्षेत्र को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया। प्लस फ्रांस की क्रांति जो है जिसका मानस पुत्र नेपोलियन था, तो इस फ्रांस की क्रांति ने बहुत सारे मूल्य दिए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे। और इसी फ्रांस की क्रांति के माध्यम से कहीं ना कहीं आगे के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे राजवंश थे, चाहे हम हेप्सबर्ग की बात करें, बावेरिया की बात करें, या फिर स्लाव जनजाति के क्षेत्रों की बात करें, स्लाव जाति की बात करें, स्लाव भाषा वाले क्षेत्र की बात करें, सर्व भाषा वाले क्षेत्र की बात करें। इसके अलावा इटली के लोम्बार्डी और वेनिस जैसे छोटे छोटे राजवंशों की बात करें, प्रशा की बात करें, ऑस्ट्रिया की बात करें, नीदरलैंड की बात करें, यहां पर तमाम यूरोप जो है छोटे छोटे राजवंशों में बटा हुआ था। और लेकिन उन राजवंशों में पहली बार एक प्रतिक्रिया सामने आती है जब फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन के द्वारा नेपोलियन कोड को स्थापित किया जाता है। तो एक तो फ्रांस की क्रांति के मूल्य थे, दूसरे नेपोलियन कोड के माध्यम से जो समानता के सिद्धांतों को लागू किया गया, जो कहीं ना कहीं नागरिकों को अधिकार देने की बात की गई, उससे पूरे यूरोप में एक प्रकार से बहुत सारी जन भावनाएं जागी। और फिर उन्होंने कहीं ना कहीं राजतंत्रात्मक मोनार्की व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, और इसी का परिणाम था कि सारे यूरोप में राष्ट्रवाद की जो अलख है वो जलने लगी। लेकिन राष्ट्र कहते किसे हैं? राष्ट्र, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेशन? तो नेशन का मतलब होता है कहीं ना कहीं एक, नेशन का मतलब जो है लैटिन भाषा में यदि देखा जाए तो इसका मतलब ही होता है जुड़ना। नेशन का मतलब है एक ऐसा सीमेंट जो कुछ चीजों को जोड़ सके। यूरोप में राष्ट्रवाद की जो संकल्पना है वो एक भाषा एक राष्ट्र, यानी कि हमारे बीच में कोई कॉमन आइडेंटिटी होगी, हमारे बीच में कोई समानता होगी। वो समानता भाषा की हो सकती है, वो समानता जो है धर्म की हो सकती है, वो हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति की हो सकती है। और इसी आधार पर यूरोप में राष्ट्रवाद जो है उसका विकास हुआ। लेकिन राष्ट्रवाद के जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं उसमें जनसंख्या भी होना चाहिए, उसमें भूभाग भी होना चाहिए, उसमें सार्वभौमिकता, उसमें जो है सोवरेनिटी भी होनी चाहिए, उसमें कोई ना कोई एक पहचान भी होनी चाहिए, उसमें एक भाषा जो है कहीं ना कहीं कॉमन फैक्टर, यानी कुछ कॉमन विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे भाषा की होनी चाहिए, संस्कृति की होनी चाहिए, या धर्म की होनी चाहिए। इन सब को मिलाकर राष्ट्र जो है उसका निर्माण होता है। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र जो है वो एक ऐसा सीमेंट है जो इन सबको जोड़ने का प्रयास करता है, जिसमें तीन मेजर फैक्टर बहुत बड़ा योगदान देते हैं। पहला फैक्टर है भाषा, दूसरा फैक्टर है कल्चर, संस्कृति, और तीसरा फैक्टर है धर्म। अब ये राष्ट्र राज्य का निर्माण आगे बढ़ता है तो चाहे हम नेपोलियन की बात करें, फ्रांस की क्रांति की बात करें, उसके बाद आता है बसंत यानी जुलाई, और आता है 1821, 1830, 1848। ये जो है यूरोप में क्रांतियों का काल था। तो 1820, 21, 1830 और 1848, और इसी को कहा जाता है बसंत। बसंत जो है वो विद्रोह, यानी कि अनेक छोटे छोटे राजवंशों के खिलाफ जनता ने आवाज उठाई। प्लस महंगाई, भुखमरी, आर्थिक असमानताओं ने, यानी रोटी और उसके लिए अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए फ्रांस जैसे और उसके आसपास के क्षेत्रों में जब लोगों ने आवाज उठाई तो कहीं ना कहीं एक राष्ट्र की तरफ पूरे यूरोप की जनता चल उठी। लेकिन 1848 में उस समय चमत्कार हो गया
या उस समय जो है ये भावनाएं और प्रज्वलित हो गई जब फेडरिक सोरूज नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक मानसिक स्वप्न देखा, एक कल्पना देखा कि बहुत सारे एंजल्स हैं, वो बंधुत्व का जो है प्रेरणा दे रहे हैं, और फिर एक महिला है जिसके एक हाथ में मशाल है और दूसरे हाथ में कहीं ना कहीं एक किताब है जिसमें बहुत सारी बातें लिखी गई है, और ढेर सारे यानी अमेरिका, इटली जैसे लोग अपने अपने राष्ट्र का झंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं। वो एक ऐसा यूटोपिया, एक ऐसा स्वप्न था जिसने राष्ट्र की संकल्पना को पूरे यूरोप में कहीं ना कहीं प्रज्वलित कर दिया, पूरे यूरोप में आगे बढ़ा दिया। और फिर उसके बाद आप देखिए क्या जबरदस्त जो है यूरोप में क्रांतियां होती है, चमत्कार होते हैं। यानी 1821 यानी जिसे कह सकते हैं कि ग्रीस ने कहा कि भाई हम ओटोमन साम्राज्य में नहीं रहना चाहते हैं, नीदरलैंड, उससे बेल्जियम, ब्रुसेल्स अलग होने लगे, ऐसे करके प्रशा की बात करेंगे, की हैप्सबर्ग की बात की जाए, बावरिया की बात की जाए, इंग्लैंड, इटली के क्षेत्रों की बात की जाए, सब अपनी अपनी स्वतंत्रता की मांग करने लगते हैं। स्पेन में भी जो है बूर्बा वंश जो है, फ्रांस में तमाम प्रकार से जो है एक अलग चलने लगती है। और फिर उसके बाद समय आता है इटली का एकीकरण 1861 और 1871 के बीच में इटली और जर्मनी का एकीकरण होता है, और ये राष्ट्रवाद जो है उसके बाद जो है आगे बढ़ता है। लेकिन देखिए अति हर चीज की बुरी होती है, यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब अति राष्ट्रवाद आया, यानी राष्ट्र ही सब कुछ है, हीगल बोल रहा है, यानी जब अति राष्ट्रवाद का संकल्पना आया तो इसी अति राष्ट्रवाद ने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्धों को जन्म दिया। इसी राष्ट्रवाद ने, इसी अति राष्ट्रवाद ने त्रिगुट संधियों को जन्म दिया। इसी अति राष्ट्रवाद ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की होड़ मचा दी, संसाधनों पे कब्जा करने की होड़ मचा दी। इसी अति राष्ट्रवाद ने दुनिया को तबाही के मंजर पे लाके खड़ा कर दिया, और कहीं ना कहीं दुनिया परमाणु जखीरे के ऊपर खड़ी हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध इस बात का सबूत है कि अति राष्ट्रवाद कितना भयानक साबित हुआ। राष्ट्रवाद बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अति राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं उसने दुनिया को एक बार नहीं कई बार दिखाया है कि दुनिया तबाह होने में ज्यादा समय नहीं लगता है यदि विचारधाराओं पर नियंत्रण ना किया जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक बार फिर नई क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।